सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। अपने भारतीय राज्य व्यवस्था एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग 4000 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं, उसके अंतर्गत यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का जो गठन था या फिर संविधान सभा का जो प्रस्ताव था वह कैबिनेट मिशन में किया गया था और इसी के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण भी किया गया 1946 ईस्वी में। अगर हम बात करें संविधान सभा के पहले बैठक की तो इसका पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, जिसके की अस्थायी अध्यक्ष तत्कालीन समय में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और उसी समय इसके उपाध्यक्ष के रूप में एचसी मुखर्जी को चुना गया। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो हमारा सही आंसर होगा बी, एचसी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगर बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की तो वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और उसी में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो ये सारी चीजें आप संविधान सभा से संबंधित याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। ऑप्शंस हैं शहीद दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर संविधान दिवस। अगर हम 26 जनवरी के महत्व के बारे में जानें तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और इसी कारण से 1930 ईस्वी से ही भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। और जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस वजह से 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था तो वह स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया और संविधान का निर्माण हो गया तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाने लगा और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, के.एम. मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर सी सच्चिदानंद सिन्हा को। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान के जनक के रूप में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कानूनी विशेषताओं के कारण, क्योंकि यह इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे तो यह कानून के काफ़ी अच्छे जानकार थे, तो इसके कारण और इन्होंने अन्य कई देशों के भी संविधान का अध्ययन किया था, जिस कारण संविधान निर्माण में हमें सहायता मिली। तो इसी कारण भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है एग्जाम में कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही मसौदा समिति के भी अध्यक्ष थे। और इसका गठन कब हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी का या फिर मसौदा समिति का? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, जिसको कि कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम भी कहा जाता है, सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शंस हैं क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के द्वारा या फिर रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा या वेवेल प्लान के अंतर्गत। अगर हम भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1909 ईस्वी के भारत
परिषद अधिनियम के द्वारा हुई थी, जिसको कि मार्ले मिंटो अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार। और इसी के द्वारा भारत में सबसे पहले मुसलमानों को सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया। चलिए यहीं पे हम सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की विधि को समझ लेते हैं। शॉर्ट में ही हम इसको अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कोई क्षेत्र है ये, और इसके अंतर्गत कुल 100 लोग रहते हैं और इस क्षेत्र से 2 लोगों का चुनाव करना है। मान लीजिए इस क्षेत्र में 20 जो है वह मुसलमान रहते हैं और बाकी 80 जो हैं वह अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अगर यहाँ पे मुसलमानों के लिए एक कैंडिडेट खड़ा होता है और अन्य धर्मों को मिला के मान लेते हैं एक कैंडिडेट खड़ा होता है, तो अगर इसके निर्वाचन की बात की जाए तो इसको ये सभी लोग मिलके अपना वोट इसको देंगे। लेकिन यही मुस्लिम कैंडिडेट की बात की जाए तो इसको केवल यही 20 मुस्लिम ही इसमें वोट देंगे, चाहे 2 सदस्य हो मुस्लिम में से, चाहे 1 हो। मान लेते हैं कि मुस्लिम में से 2 सदस्य है, तो इन 2 सदस्यों को केवल ये 20 मुसलमान ही वोट देंगे। यही होती है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा की गई। इसको जान लेते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। तत्कालीन समय में जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड मिंटो, और वहीं पे भारत सचिव के पद पे थे मार्ले। इसी वजह से इन दोनों के प्रारंभिक नाम को लेके इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? ऑप्शंस हैं गोकलनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, शंकरी प्रसादवाद या फिर इंदिरा साहनीवाद। तो अगर हम संविधान के मूल ढांचे या फिर मूल संरचना की बात करें तो इसका प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के बाद आया, और इसके अंतर्गत यह नियम बना कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। हालांकि संसद संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन उस संशोधन से अगर संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन होता है तो वह नियम जो है वह अमान्य माना जाएगा। कई बार केशवानंद भारती के डेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह कब का वाद है? तो यह 1973 का वाद है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम मूल ढांचे की बात करें तो मूल ढांचे का कोई विशेष वर्णन नहीं है संविधान में, लेकिन कुछ अगर हम तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला है कि संविधान ही सर्वोच्च है। अर्थात संविधान की सर्वोच्चता या मूल ढांचे में आएगा। अगर दूसरे प्रावधान की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भारत की एकता और अखंडता है वह भी मूल ढांचे के अंतर्गत आएगी। अर्थात संसद कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती जो कि भारत की एकता और अखंडता में बाधा डालता हो या फिर संविधान की सर्वोच्चता में बाधा डालता हो। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद, जिसमें कि संविधान के मूल ढांचे का प्रावधान दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1948, 8 मार्च 1948 या फिर 7 दिसंबर 1946। तो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया कि किस प्रकार से 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर अगर हम संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, और इसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर इसकी तीसरी बैठक की बात करें तो यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, और इसी तीसरे अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अच्छा, यहीं पे जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तो यहीं पे उपाध्यक्ष के रूप में
HC मुखर्जी को भी चुना गया था। तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1947 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, या फिर 26 नवंबर 1946 ईस्वी को। सबसे पहले संविधान के अंगीकरण और लागू होने में अंतर है। संविधान को अंगीकरण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया और वहीं संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। हालांकि जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत किया गया, उस दिन ही कुछ अनुच्छेद जो थे वह लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू हुआ। और इस प्रकार से प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसी डेट की वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां से अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इतने दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली, यहां पे अध्यक्षता होगा, समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत अधिनियम 1793, विनियमन अधिनियम 1773 या फिर पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनियमन अधिनियम 1773, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है, एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वह लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा बनाया गया था। कभी कभी इनके जगह पर फ्रेडरिक नॉर्थ भी मिल सकता है आप लोगों को नाम, दोनों एक ही हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया काम कर रही थी उस पर ब्रिटेन के राजा का नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अगर हम 1773 के कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान था कि इसी के अंतर्गत 1774 में भारत में पहली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1773 अधिनियम की दूसरी प्रमुख विशेषता थी कि इसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और कभी कभी यहां से यह भी पूछा जाता है कि जो भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कहां पे हुई थी, तो कलकत्ता में। और यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई उसके पहले प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वह थे सर एलिजा इम्पे। तो ये सारे प्रमुख तथ्य आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 संबंधित ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड का, फ्रांस का, भारत का या फिर अमेरिका का। तो अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो वह है अमेरिका का सबसे छोटा संविधान। और यही बात की जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो वह भी है अमेरिका का। तो ये 3 पॉइंट आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर C राजगोपालाचारी। तो यह उपर्युक्त कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर बात करें भारत के संविधान की मसौदा समिति की, तो सबसे पहले इसके गठन की बात करते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया और इसमें कुल 7 सदस्य थे। और इस मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष जो है वह भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान को लिखने से पहले कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और उसमें से भी जो प्रावधान भारत के लिए सही थे उनको भारत के अनुरूप ढाल के उसको स्वीकार किया गया था। दूसरा है, तो इस तरह से पहला कथन क्या है, सही है, और सही कथन भी पूछा गया है तो हमारा सही आंसर पहला ही हो जाएगा। लेकिन अगले कथन को भी देखते हैं कि यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित था। तो ये बात बिल्कुल सही है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित नहीं था, बल्कि हमारे संविधान को लिखने के लिए कई देशों के संविधान को पढ़ा गया था। और कुल देशों की बात करें तो हमारे देश में कुल 10 देशों के संविधान से प्रावधान लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया था। तो यह बात भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। हालांकि हमारे संविधान में 1935 ईस्वी के अधिनियम का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और लगभग 395 अनुच्छेद में लगभग 250 से करीब अनुच्छेद जो है वह डायरेक्टली या फिर कुछ परिवर्तन के साथ 1935 ईस्वी के अधिनियम से ही ले लिए गए हैं। इस वजह से अगर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का। लेकिन यह केवल भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है, ये बात सही नहीं है, तो यह हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा है कि यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 14 अप्रैल, 15 अगस्त या फिर 28 दिसंबर। तो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया कि किस प्रकार से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, ना कि लागू किया गया था। और लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस अंगीकृत वाले डेट को सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए, 26 नवंबर। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान दिवस मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, तो वह 2015 से शुरू हुई थी। और कब हुई थी, तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्मदिन था 2015 में, उसी साल से हम भारत में संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कब संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन हैं 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 26 जनवरी 1950, फिर 26 जनवरी 1946 और चौथा है 26 नवंबर 1949। तो मैंने बताया किस प्रकार से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था या फिर अधिनियमित किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डी, 26 नवंबर 1949। अगर हम 9 दिसंबर 1946 की बात करें तो इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? यहाँ पे माना जाता होगा, ऑप्शंस हैं भारतीय संविधान को, अंबेडकर की शिक्षाओं को, जनतंत्र को या फिर धर्मनिरपेक्षता की। तो भारत में सर्वोच्च कानून जो है वह संविधान को माना जाता है और यह माना जाता है कि भारत का सर्वोच्च कानून हमारे संविधान में निहित है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा भारतीय संविधान को। हमारे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में कई देशों से प्रावधान लिए गए हैं, इस वजह से। दूसरा, हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वकीलों का ज़्यादा काम पड़ता है, इस वजह से वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। तो ये दो पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 22 अगस्त 1947 ईस्वी को या फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को या फिर 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो मैंने पीछे बताया कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। और यहीं पर बात करें कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसी कारण 26 नवंबर को
हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन या फिर कथन क्या है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को चुनें। पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। बी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों सही हैं। तीसरा है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ तक तो सही है, ए और आर दोनों सही हैं। और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। व्याख्या कहने का मतलब कि जो कथन में कहा गया है क्या उससे संबंधित ये कथन है, अर्थात उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही हैं, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को लागू तो हुआ लेकिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका कोई संबंध नहीं है। अलग अलग दोनों सही हैं, तो इस तरह से उचित व्याख्या नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इस वजह से ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, पंडित उदय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इस प्रकार से प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगर यहीं पे पूछा जाए कि हमारे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में। तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन मैंने बताया किस प्रकार से 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? ऑप्शंस हैं इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, दूसरा है इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, तीसरा है इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, या फिर इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम जनतंत्र या फिर लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर समझ लेते हैं, जिससे कि हम इस चीज को बहुत बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? वहां की शासन व्यवस्था क्या होगी? लोगों द्वारा चुनी जाएगी, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसको कि लोग चुनते हैं वो क्या होगी? लोकतांत्रिक होगी। लेकिन वहीं पे गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र का मतलब होता है जो उस देश का सर्वोच्च पद है वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण को ले लेते हैं, यहाँ पे इंग्लैंड की बात करें तो वहां का सर्वोच्च पद जो है हमेशा वहां का सम्राट होगा। सम्राट नहीं होगा तो उसका पुत्र जो होगा वह होगा वहां का सर्वोच्च पद पे। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है वहां पे भारत का कोई भी नागरिक पहुंच सकता है, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जहां के सर्वोच्च पद पे उस देश की या फिर उस राज्य की सभी जनता को अधिकार हो पहुंचने का, वह गणतंत्र होता है। और वहीं अगर यह पद वंशानुगत है तो वह गणतंत्र नहीं कहा जाएगा। तो कोई देश लोकतांत्रिक हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक के साथ वह गणतांत्रिक भी हो। दोनों अलग अलग टर्म हैं। जैसे अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड लोकतांत्रिक देश है लेकिन इंग्लैंड लोकतांत्रिक गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत क्या है? भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, तो केवल इस वजह से भारत गणतांत्रिक नहीं है, इससे कुछ संबंध नहीं है। दूसरा, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, तो इसका भी इस गणतांत्रिक शब्द से कोई संबंध नहीं है।
तीसरा है इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, तो इसका भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गणतांत्रिक का मतलब है कि कोई भी पद वंशानुगत ना हो, अर्थात सर्वोच्च पद पे कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। डी ऑप्शन है कि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी। डी ऑप्शन सही होगा कि भारत संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं शासक राजा या रानी होती है, तो गणतंत्र का मतलब ये नहीं है कि शासक राजा या रानी ही हो। दूसरा है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, तो मैंने बताया कि ऐसा कुछ होता है तो वह गणतांत्रिक देश नहीं कहा जाएगा, वंश की बात नहीं होगी इसमें। तीसरा है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, परोक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से चुना जा सकता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, भारत का जो सर्वोच्च पद है वह राष्ट्रपति का है, और राष्ट्रपति का चुनाव हम सीधे नहीं करते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए लोग जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में चुने जाते हैं हमारे द्वारा, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को या फिर राज्य विधानसभाओं के सदस्य को, और हमारे बिहाफ पे वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यह राष्ट्रपति के चुनाव की अप्रत्यक्ष प्रणाली हो गई। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली राष्ट्रपति को नहीं चुन रहे हैं, और वहीं लोकसभा को जो चुन रहे हैं हम लोग, यह प्रत्यक्ष विधि हो गई, या फिर राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव होता है वह भी प्रत्यक्ष विधि हो गई। तो यह परोक्ष या प्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, भारत एक गणतंत्र है, और गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1947 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या फिर 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगर हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज या फिर तिरंगा झंडा की बात करें तो इसको हमारी संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। और 22 जुलाई के दिन हमारे तिरंगे झंडे को अपनाए जाने के कारण इस दिन को झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ से डे एंड डेट वाला आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज या फिर तिरंगे की बात करें तो यह आयताकार है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 का है, अर्थात अगर लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो 3 संबंधे 2 का अनुपात हमारे तिरंगे झंडे के लंबाई और चौड़ाई में है। अगर बात करें इसमें रंगों की तो इसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर रंग है केसरिया, बीच में सफ़ेद, और अंत में तीसरा कलर जो है वह हरे कलर का है। और इस सफ़ेद कलर के बीच में अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें कि 24 तीलियां हैं। और अगर हम अशोक चक्र के रंग की बात करें तो यह गहरे नीले रंग का है। तो यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या फिर 20 अगस्त 1950 को। तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की तो इसको भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन अपनाया गया था। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की तो यह सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। इस प्रतीक में 4 शेर हैं जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं और चारों दिशाओं में देख रहे हैं। इन सिंह का आधार जो है वह एक गोल आधार है जिस पर कि अशोक चक्र बना हुआ है, और साथ ही साथ इस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो चलिए सबसे पहले कथन के बारे में बात करते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अभी पीछे मैंने बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यह तो सही है। लोकतांत्रिक देश होने का मतलब कि यहाँ की जनता द्वारा चुने हुए लोग ही देश पर शासन करते हैं। कारण की बात करें तो भारत का अपना एक संविधान है। तो मैंने पीछे कई बार बताया कि भारत का अपना एक संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को चुनें। सबसे पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमने देखा किस प्रकार से ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की उचित व्याख्या है। उचित व्याख्या पे बात कर लें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक अपना एक संविधान है। तो केवल भारत के अपना संविधान होने से ही हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक देश होने के लिए कई अन्य मापदंड भी होते हैं, जैसे कि वहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार भी हो, अन्य अगर उपबंध की बात करें तो वहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वह स्वतंत्र हो, किसी भी दबाव में ना हो, तथा शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी हो। इसलिए केवल संविधान का होना ही लोकतांत्रिक देश होने का मानक नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान तो है लेकिन वे लोकतांत्रिक देश नहीं हैं, तो इस तरह से उचित व्याख्या नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ तक सही है, और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये गलत है क्योंकि दोनों सही हैं। डी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए और आर अलग अलग दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। तो ये था हमारा इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का दूसरा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।